नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बुधवार सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। हरचंदपुर में गाड़ी रुकवाकर सपा कर नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे। इस दौरान वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, प्रशासन की दिशा बैठक में शामिल होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये उनका छठा रायबरेली दौरा है। इससे पहले वो 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली आए थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। दरअसल मोदी ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता दोनों देशों की साझेदारी की अपार संभावना को खोलने में मदद करेगी। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए पूरे देश के कपास किसानों की कीमत चुकानी पड़ रही है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, दोनों देशों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही है, सिर्फ एक तरफा। हमारे किसान, व्यापारी और युवा रोजगार की कीमत पर भारतीय बाजार पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले जा रहे हैं। अगर पूरा भारतीय बाजार अमेरिकियों के नियंत्रण में चला गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयान देना अमेरिका के सामने हार मानने के बराबर है। केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप के सामने ऐसा सरेंडर सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ही घातक नहीं है, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का अपमान भी है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को भारत के साथ अन्यायपूर्ण व्यापार की जरूरत नहीं है। नवारो ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिकी बाजारों तक पहुंच पाने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी नौकरियां लेने और अमेरिका के स्कूलों में प्रवेश पाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को आशा व्यक्त की कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और व्यापार समझौते के सफल समापन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति और शीर्ष अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कई सप्ताह तक लगातार भारत की आलोचना करने और उस पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बदले हुए रुख का संकेत है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया वो आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं, जिससे उनकी अमेरिका यात्रा या राष्ट्रपति से मुलाकात की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ट्रंप के ट्वीट का फिर पीएम मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और अमेरिका अब और मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि चल रही व्यापार वार्ताएं दोनों देशों के बीच असीम संभावनाओं को खोलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें इन वार्ताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। ट्रंप पहले ही भारत पर 50% शुल्क लगा चुके हैं और अब उन्होंने यूरोपीय संघ से भी भारत पर सख्त शुल्क लगाने की अपील की है। वॉशिंगटन में हुई एक अहम बैठक में ट्रंप ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे यूरोपीय सभी साथी साथ देंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है ये कदम रूस पर दबाव डालने की रणनीति है, क्योंकि भारत और चीन रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं। ट्रंप पहले ही रूस को 50 दिन की डेडलाइन दे चुके हैं कि वो यूक्रेन युद्ध पर समझौता करे। भारतीय रुपया बुधवार को थोड़ी कमजोरी दिखाते हुए 88.12 प्रति डॉलर पर ट्रेड कर रहा था, जबकि अमेरिकी टैरिफ पर ध्यान केंद्रित रहा। मंगलवार को रुपया 88.10 प्रति डॉलर था। रुपया पिछले शुक्रवार को 88.36 के रिकॉर्ड निचले स्तर के बेहद करीब आ गया था। अगस्त के अंत में पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 88 के पार कमजोर हुआ था, जिससे तेज गिरावट की उम्मीदें बढ़ गई थीं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ।
भारत में उपभोक्ता महंगाई अगस्त में बढ़ गई है, जो पिछले 9 महीनों की गिरावट के बाद पहली बार हुई। रॉयटर्स के 50 अर्थशास्त्रियों के सर्वे के अनुसार अगस्त में बेस इफेक्ट का असर कम होने और खाद्य कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के अनुसार महंगाई दर जुलाई के 1.5 से बढ़कर अगस्त में 2.1 हो गई। सर्वे में एक्सपर्ट्स का अनुमान 1.3 से 3% के बीच था। विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। हालांकि यह 7वां महीना होगा जब महंगाई भारत के रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि लक्ष्य से नीचे बनी रहेगी। अगस्त का CPI डेटा शुक्रवार को जारी किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग पर विपक्ष पर कटाक्ष किया। रिजिजू ने कहा कि NDA और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के पक्ष में अंतरात्मा से वोट देने वाले इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। NDA और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। एक विनम्र कुशल व्यक्ति और एक सच्चे देशभक्त को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुनने पर सभी को बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन की जीत तो पहले से तय मानी जा रही थी, लेकिन असली झटका विपक्षी इंडिया गठबंधन को भीतर से लगा। विपक्ष के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। चुनाव से पहले विपक्ष को भरोसा था कि उन्हें कम से कम 315 से 324 वोट तक मिलेंगे, लेकिन नतीजों ने उनकी एकता की पोल खोल दी। चुनाव में विपक्षी खेमे से कम 15 क्रॉस वोटिंग हुई और कुछ वोट अमान्य भी पाए गए। इससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ गए हैं। अब गठबंधन के भीतर शक की सुई कुछ दलों और नेताओं पर घूम रही है। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों, महाराष्ट्र में शिवसेना UBT और NCP SP गुटों और राजस्थान के एक सांसद की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। यहाँ तक कि तमिलनाडु से विपक्ष के सारे वोट सही पड़े या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह क्रॉस वोटिंग अब इंडिया गठबंधन की अंदरूनी दरार और आपसी अविश्वास को और गहरा कर रही है। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपनी जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य है भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। राधाकृष्णन ने 452 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया था, लेकिन नतीजे साफ कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लोगों ने समर्थन दिया है। अपनी पहली प्रतिक्रिया में राधाकृष्णन ने कहा, ये जीत हर भारतीय की है। अब समय है कि राजनीति से ऊपर उठकर विकास पर ध्यान दें। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी हैं, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि देश के विकास में योगदान दें। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने उत्तराधिकारी CP राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन के अनुभव से उपराष्ट्रपति का पद और भी गरिमा प्राप्त करेगा। ये धनखड़ का जुलाई में इस्तीफा देने के बाद पहला सार्वजनिक बयान था। उन्होंने राधाकृष्णन को लिखे पत्र में कहा कि आपका इस ऊंचे पद पर पहुंचना देश के प्रतिनिधियों का आप पर भरोसा और विश्वास दिखाता है। धनखड़ ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के उनके लंबे अनुभव से उपराष्ट्रपति का पद और अधिकार सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। नेपाल में बुधवार को सेना ने पूरे देश में कड़ी पाबंदी लागू कर दी है। सुबह से शाम 5 बजे तक विशेष पाबंदी रहेगी। इसके बाद रात 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सेना ने चेतावनी दी है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी या व्यक्तियों और संपत्ति पर हमला करने को अपराध माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वो इस दौरान घरों में रहें और किसी भी प्रकार की हिंसा या अनियमित गतिविधियों से दूर रहें। नेपाल में बेरोजगारी और गुस्से की चिंगारी अब आग बन गई है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि भारत को इससे सबक लेना चाहिए। संपादकीय के अनुसार भारत में भी हालात अच्छे नहीं हैं। करोड़ों लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और लोकतंत्र की नींव हिल रही है। धर्म और जाति की राजनीति अपने चरम पर है, जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। सामना ने यह भी लिखा कि नेपाल अब चीन के करीब जाता दिख रहा है। नेपाल के PM पहले चीन और पाकिस्तान जाते हैं, भारत नहीं। नेपाल में सैकड़ों चीनी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और लोग चीनी भाषा सीख रहे हैं। पहले नेपाल भगवा रंग में नजर आता था, अब वो पूरी तरह लाल हो चुका है। नेपाल ने भारत पर अवैध रूप से उसकी जमीन कब्जाने का भी आरोप लगाया है। लिपुलेख पास और आसपास के इलाकों पर नेपाल दावा करता है। भारत ने इन दावों को इतिहास और तथ्यों पर आधारित न मानते हुए खारिज किया है।
नेपाल में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी चिंता जताई है। मोदी ने मंगलवार को सीधे नेपाल के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा दिल दहला देने वाली है। कई युवाओं की मौत से मेरा मन बेहद व्यथित है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि बहुत जरूरी है। मैं अपने नेपाल के भाइयों बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का जायजा लेने के बाद दिल्ली लौटे और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की। इसके बाद उन्होंने नेपाली भाषा में सोशल मीडिया पर यह संदेश पोस्ट किया। इस बीच नेपाली सेना ने ऐलान किया है कि मंगलवार रात 10 बजे से वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। मालेगांव बम धमाके को हुए 17 साल हो चुके हैं। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब पीड़ित परिवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिवारों ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य 5 आरोपियों की बरी होने के खिलाफ अपील दायर की है। यह अपील 2 सितंबर को दाखिल की गई, जिसमें 31 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि मुकदमे में सबूत गायब कर दिए गए, गवाहों को डराया धमकाया गया और राजनीतिक दबाव डाला गया। उन्होंने ये भी कहा कि एनआईए ने जानबूझकर केस को कमजोर किया और महाराष्ट्र एटीएस की जांच को नजरअंदाज किया। 6 परिवारों की ओर से दाखिल इस याचिका का नेतृत्व निसार अहमद सैयद बिलाल कर रहे हैं, जिनके रिश्तेदार इस धमाके में मारे गए थे। कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हुए इजरायली हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इससे बहुत खुश नहीं है। मंगलवार को जब एक पत्रकार ने उनसे दोहा में इजरायली हमले के बारे में सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा, मैं इससे बहुत खुश नहीं हूं, ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम बंधकों को छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सब हुआ उससे हम खुश नहीं हैं। एक और सवाल पर ट्रंप ने कहा कि मुझे किसी भी चीज पर हैरानी नहीं होती, खासतौर पर तब जब मध्य पूर्व की हो। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर गुरुवार को पूरा बयान जारी करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.